गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर के ग्रुप थर्ड में जो बिजनेस लॉ का पेपर है उसके अंदर अपन प्रस्ताव एवं स्वीकृति वाले चैप्टर पर बात कर रहे थे। प्रस्ताव की विस्तार में अपन बात कर चुके। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2A जो प्रस्ताव की है उस पर अपन ने विस्तार से बात की। आज अपन बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस पे, स्वीकृति पे, एसेंट पे। तो इसी अनुबंध अधिनियम की धारा 2B में स्वीकृति की परिभाषा दी हुई है। स्वीकृति का जो अर्थ है वो बहुत ही सिंपल है कि जब भी कोई प्रस्तावक अपनी इच्छा, जिसको अपन प्रस्ताव कहते हैं, किसी कार्य को करने या कार्य से विरत रहने, अपनी इच्छा किसी दूसरे पक्षकार, जिसको अपन प्रस्ताव ग्रहीता कहते हैं, उसके समक्ष रखता है। जब प्रस्तावक अपनी इच्छा रखता है तो उसको तो अपन प्रस्ताव कहते हैं। उस प्रस्ताव पर प्रस्ताव ग्रहीता विचार करते हुए जब अपनी सहमति दे देता है, जिसको सम्मति कहते हैं, स्वीकृति कहते हैं, हाँ भर देता है कि हाँ मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करने को तैयार हूं या उस कार्य से अलग रहने को तैयार हूं, तो वो जो हाँ भर रहा है प्रस्ताव ग्रहीता, उस हाँ को हम स्वीकृति कहते हैं, उसको हम सम्मति कहते हैं। अंग्रेजी में उसको एसेंट कहते हैं, एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो धारा 2B सेक्शन 2B में परिभाषित किया गया है कि प्रस्ताव के प्रति अपनी सम्मति प्रकट कर देना प्रस्ताव की स्वीकृति समझा जाता है। कौन सम्मति प्रदान कर रहा है? प्रस्ताव ग्रहीता। तो प्रस्ताव ग्रहीता द्वारा प्रस्ताव के प्रति अपनी सम्मति प्रकट कर देना प्रस्ताव की स्वीकृति समझा जाता है। ये इसका अर्थ है, ये उसकी परिभाषा है। स्वीकृति कौन दे सकता है? कि जिसके सामने प्रस्ताव रखा है वही स्वीकृति देगा। तो अपन प्रस्ताव के प्रकार पर जाएं, जो अपन ने पहले पढ़ रखे हैं। उसमें से जो 2 प्रकार थे, स्पष्ट और गर्भित, उसमें पक्षकार नहीं है, वो तो कैसे दिया जाएगा। और एक था प्रस्ताव की इच्छा प्रति प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव और प्रस्ताव का आमंत्रण। वो भी प्रस्ताव के प्रकार थे या प्रस्ताव की अवधारणा थी। प्रस्ताव किसके सम्मुख रखा गया उसको लेकर के 2 प्रकार थे, विशिष्ट और सामान्य। विशिष्ट प्रस्ताव किसे कहते थे? कि जब प्रस्तावक किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के सामने प्रस्ताव रखता है तो उसको अपन विशिष्ट प्रस्ताव कहते थे। तो जब वो प्रस्ताव ही किसी विशिष्ट व्यक्ति के सामने रखा गया है, जैसे अशोक कुमार मोहन कुमार को प्रस्ताव करता है कि आप अमुक चीज खरीदेंगे क्या, तो उसकी स्वीकृति कौन देगा? मोहन कुमार ही देगा। रमेश कुमार नहीं दे सकता, श्यामलाल नहीं दे सकता। तो जब विशिष्ट प्रस्ताव है जो किसी विशेष व्यक्ति के समक्ष रखा गया है तो उसकी स्वीकृति भी उसी व्यक्ति को देनी पड़ेगी जिसके सम्मुख, जिसके सामने वो प्रस्ताव रखा गया है। इसलिए विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति विशिष्ट व्यक्ति द्वारा ही दी जाएगी, कोई अन्य व्यक्ति नहीं दे सकता। हाँ, सामान्य प्रस्ताव है, सर्वसाधारण प्रस्ताव है, जनरल प्रपोजल है। तो जब जनरल प्रपोजल है तो उसकी स्वीकृति कोई भी दे सकता है। जिसको भी वो प्रस्ताव ठीक लगे वो व्यक्ति उसके लिए सहमति दे सकता है, हाँ भर सकता है।
इसके नीचे या लगा करके लिखा है मैंने, अधिकृत या सक्षम व्यक्ति। जब सामान्य प्रस्ताव है और उसकी स्वीकृति कोई संस्था, कोई ट्रस्ट या कोई कंपनी दे रही है, तो ऐसी स्थिति में उस संस्था या ट्रस्ट या कंपनी का कोई भी व्यक्ति उसके लिए हाँ नहीं भर सकता। उसका सदस्य हो सकता है। मान लीजिए आपके यहाँ विकास समिति बनी हुई है, आप जहाँ रहते हो वहाँ विकास समिति बनी हुई है, और पंचायत समिति के द्वारा या जिला परिषद द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा एक प्रस्ताव आया कि साहब आप अपने मोहल्ले के अंदर अगर आप उद्यान विकसित करना चाहते हैं, पार्क बनाना चाहते हैं, तो आप अपना प्रस्ताव भेजें या इस प्रस्ताव के ऊपर अपनी हाँ भरें। आप उस मोहल्ले के, उस कॉलोनी के नागरिक हो, उस संस्था विकास समिति के सदस्य हो, और आपने उसका प्रस्ताव को स्वीकार करके हाँ भेज दिया। आप अधिकृत नहीं हो। उस विकास समिति के पदाधिकारी, अध्यक्ष है, सचिव है या कोई कार्यकारी अधिकारी है, वही उसके सक्षम व्यक्ति हैं जो उसके लिए हाँ भर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई संस्था है, कोई ट्रस्ट है या कोई कंपनी है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति, इसलिए कृत्रिम व्यक्ति स्वयं तो कुछ नहीं लिखती है, ना कुछ बोलती है। तो कृत्रिम व्यक्ति की तरफ से जो अधिकृत व्यक्ति है, प्रबंध निदेशक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई अधिकृत सदस्य, संचालक सदस्य है, वो व्यक्ति उसके लिए हाँ भर सकता है। कोई संस्था है तो संस्था का प्रधान हाँ भर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति, साधारण अगर प्रस्ताव है तो साधारण प्रस्ताव की स्वीकृति सामान्य परिस्थितियों में तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, अगर वो आम जनता के लिए है तो। लेकिन स्वीकृति देने वाली अगर कोई संस्था है, कोई समिति है, कोई ट्रस्ट है, कोई कंपनी है, तो ऐसी स्थिति में उसका कोई सक्षम या अधिकृत व्यक्ति ही उसकी हाँ भर सकता है, उसकी स्वीकृति दे सकता है। अब जब अपन स्वीकृति की बात करते हैं तो स्वीकृति से संबंधित कुछ नियम की भी बात करते हैं। स्वीकृति कैसे दी जाए, स्वीकृति कब दी जाए, और स्वीकृति देते समय क्या बातें ध्यान रखी जाए। तो जब प्रस्ताव ग्रहीता प्रस्तावक को स्वीकृति देता है तो ये भी स्पष्ट स्वीकृति हो सकती है या गर्भित हो सकती है। स्पष्ट का मतलब आप जानते हैं, स्पष्ट का मतलब है शब्दों में, लिखित या मौखिक। स्पष्ट रूप से प्रस्ताव ग्रहीता द्वारा लिखित में स्वीकृति दी जा सकती है या बोल करके मौखिक रूप से हाँ भरी जा सकती है, वो स्पष्ट है। लेकिन यदि प्रस्ताव ग्रहीता अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी गतिविधियों से, एक्टिविटीज से, बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ ऐसी हरकत करते हैं, कुछ ऐसी क्रिया करते हैं, कुछ ऐसी गतिविधि करते हैं जिसका अर्थ हाँ होता है, तो वो गर्भित स्वीकृति है। प्रस्ताव ग्रहीता के द्वारा जब भी स्वीकृति दी जाएगी प्रस्ताव पर, तो आधी अधूरी नहीं हो सकती कि साहब आपने जो प्रस्ताव रखा है उसमें से इतना हिस्सा तो मुझे मंजूर है, इतना मंजूर नहीं है। आपने 5 बातें रखी, इसमें से 3 तो मैं एग्री करता हूं, 2 को डिसएग्री करता हूं। या आपने जो बात कही है वो करने को तो तैयार हूं, लेकिन मुझे इसमें ये चाहिए या मैं ये भी करूंगा। क्या कर दिया आपने? अपनी तरफ से शर्त जोड़ दी। अगर प्रस्तावक ने जो प्रस्ताव रखा, आप उसका कुछ हिस्सा स्वीकार करते हो या उस स्वीकृति के साथ साथ अपनी कोई शर्त जोड़ देते हो, तो स्वीकृति नहीं है,
फिर तो आपने उस प्रस्ताव को संशोधित कर दिया, आपने उस प्रस्ताव को अमेंड कर दिया, फिर तो वो क्या हो गया, स्थानापन्न प्रस्ताव हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। स्वीकृति, जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव को एज इट इज पूर्ण रूप से, बिना कोई संशोधन के, बिना किसी शर्त के जोड़े या हटाए स्वीकार करना पड़ता है। तो स्वीकृति हमेशा शर्त रहित और पूर्ण होती है। यदि उस प्रस्ताव में आपने कोई संशोधन कर दिया या उस प्रस्ताव के अंदर आपने अपनी तरफ से कोई शर्त जोड़ दी तो स्थानापन्न प्रस्ताव हो सकता है, वो स्वीकृति नहीं हो सकती। तीसरी बात, जो स्वीकृति दे रहे हैं प्रस्ताव ग्रहीता, वो निश्चित समय में देनी पड़ती है। अगर प्रस्तावक ने प्रस्ताव रखते समय उसकी कोई समय सीमा तय करी थी, जैसे 15 नवंबर को उसने प्रस्ताव रखा और ये कहा कि साहब 30 नवंबर तक आप अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, तो आपको 30 नवंबर तक स्वीकृति देनी पड़ेगी। उसमें अगर उचित समय दिया हुआ है, निश्चित समय दिया हुआ है कि 15 दिन के अंदर अंदर, तो जिस दिन आपको प्राप्त होता है उसके 15 दिन हो सकते हैं, निश्चित समय। और यदि समय की कोई बाध्यता उसमें नहीं है तो सामान्य परिस्थितियों में उचित समय माना जाता है। उचित समय, एप्रोप्रिएट टाइम, एप्रोप्रिएट हमेशा देश, काल और परिस्थिति से वर्णित होता है, परिस्थितियों से गवर्न होता है, परिस्थितियों से निर्धारित होता है। वही उचित समय है, उसके लिए कोई व्याख्या नहीं हो सकती। उचित समय, उचित वर्ड का कोई अर्थ या उसकी परिभाषा नहीं। उचित का मतलब है जो देश, काल और परिस्थिति में ठीक है। इसलिए अगर समय अवधि का निर्धारण नहीं किया हुआ है प्रस्ताव में तो उचित समय में, तो जो भी समय सीमा है चाहे प्रस्तावक द्वारा निर्धारित की गई है और यदि निर्धारित नहीं की गई है तो उचित समय में हमें स्वीकृति देनी पड़ेगी। उसके बाद दी गई स्वीकृति मान्य नहीं है। स्वीकृत करने की भी कुछ विधि हो सकती है, कोई मेथडोलॉजी हो सकती है। हाउ टू एक्सेप्ट, आपकी एक्सेप्टेंस कैसे दी जाए, स्वीकृति कैसे दी जाए, उसका कोई मोडस ऑपरेंडिस, उसकी कोई विधि भी दी जा सकती है। यदि प्रस्तावक ने कोई विधि दी है, उस विधि का वर्णन प्रस्ताव में रखा है, तो हमें उस विधि का पालन करना पड़ेगा। जैसे भर्ती का विज्ञापन आता है, उसमें विधि दी हुई है कि आप ऑनलाइन जाकर के फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म के साथ साथ आपको ये लगाना पड़ेगा, इतनी फीस भरनी पड़ेगी। उसमें कुछ नियम दिए हुए, कुछ विधि दी हुई है। उस विधि अनुरूप अगर हम फॉर्म भरेंगे तो हमारा फॉर्म मान्य होगा। या मान लो आपने भरा, परीक्षाएं भी दी, आपका सिलेक्शन भी हो गया, नौकरी का प्रस्ताव आपके सामने आ गया कि आपका चयन किया जाता है। प्रस्ताव किसने रखा? सरकार ने। स्वीकृति कौन दे रहे हैं? आप। तो जब आप स्वीकृति देंगे, उस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, तो उसमें भी स्वीकृति की विधि दी हुई है, निश्चित समय दिया हुआ है कि आपको इतने तारीख तक इन नियमों का पालन करते हुए रिपोर्ट करना है, ज्वाइन करना है। तो निर्धारित विधि है, उसमें आपको मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट ले जाना है, आपको आसपास के 2 अधिकृत व्यक्तियों से आपका चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है, पुलिस डिपार्टमेंट से आपको कोई इंक्वायरी का कोई सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाना है।
कोई जाति विशेष का कोई प्रमाण पत्र है तो वो लेकर के जाना है, तो विधि है उसकी। कोई एफिडेविट मांगा है, कोई शपथ पत्र मांगी है, तो शपथ पत्र भी लिख करके ले जाना है, नोटरी से वेरीफाई करवा के ले जाना है, तो निर्धारित विधि है। उस विधि का पालन करना पड़ेगा। अगर आप उस विधि का पालन किए बिना वहां चले जाओगे तो स्वीकृति मान्य नहीं है। तो स्वीकृति की एक निर्धारित विधि, यदि प्रस्तावक ने अपने प्रस्ताव में विधि का वर्णन किया तो उसका पालन करना है, और यदि उसने विधि का वर्णन नहीं किया है तो उस प्रकार के अन्य कार्यों में जो प्रचलित विधि है, जो सामान्य तौर पर सभी व्यक्ति जिसका पालन करते हैं, उस प्रचलित विधि का पालन करना पड़ेगा। कब और कैसे हुआ, यही नियम है। स्वीकृति कैसे और कब, तो ये नियम हो गए। लेकिन वो स्वीकृति दे दी, स्वीकृति आपने दे दी, आप मन में मान करके बैठे हो, हाँ ठीक है अपन इसको मान लेते हैं। आपके पास मान करके बैठ जाने से, या आपने स्वीकृति की कुछ लिखित में कुछ लिखा और वो पेपर आपके पास ही पड़ा रह गया, और उस प्रस्तावक के पास में वो स्वीकृति पहुंची नहीं, तो स्वीकृति मान्य नहीं है। स्वीकृति तभी मान्य होगी जब आप द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव की सूचना प्रस्तावक तक पहुंचे। इसलिए सूचना का संप्रेषण अनिवार्य है। अगर प्रस्तावक प्रस्ताव रख करके बैठ जाता और वो प्रस्ताव आप तक पहुंचता ही नहीं तो आप स्वीकृति देते क्या? नहीं। जिस प्रकार प्रस्ताव की सूचना आप तक पहुंचना अनिवार्य था, ठीक उसी तरह से प्रस्ताव ग्रहीता के द्वारा यदि वो प्रस्ताव स्वीकार किया जा रहा है तो स्वीकृति की सूचना पहुंचना अनिवार्य है, सूचना का संप्रेषण अनिवार्य है। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और एसेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड अप टू प्रपोजर। प्रस्तावक तक उस सूचना का पहुंचना अनिवार्य है। कई बार मौन भी स्वीकृति माना जाता है। स्टार लगाया इसके आगे, ब्रैकेट में डाला है। लोक कहावत है, प्रचलित कहावत है, साइलेंस इज हाफ कंसेंट। मौन को आधी स्वीकृति माना जाता है, पूर्ण स्वीकृति नहीं है। आधी स्वीकृति का मतलब 50% नहीं है। कुछ केसेज में स्वीकृति माना जाता है, कुछ केसेज में नहीं माना जाता है। कुछ मामलों में मौन स्वीकृति है और कुछ मामलों में मौन स्वीकृति नहीं है। जैसे अपने सामाजिक परिवेश में बात करें, घर परिवार में लड़का है या लड़की है, भाई है या बहन है, जब घर वाले उसका संबंध करते हैं विवाह योग्य व्यक्ति के साथ में, तो बच्चे से पूछते हैं, बच्ची से पूछते हैं, भाई ये प्रस्ताव आया है, स्वीकृति दे दें क्या? आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है, आप क्या कह रहे हैं, आप हाँ भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? और वो कन्या या वो लड़का चुप होकर के चले जाते हैं और चुप रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। तो घर वाले क्या मानते हैं? मौन है यानी विरोध नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं है, कार्रवाई की जा सकती है, उसकी सगाई संबंध किया जा सकता है। आपके मकान में किराएदार रहता है, वो किराएदार पिछले साल भर से रह रहा है, 2 साल से रह रहा है, 2000 रुपया महीने किराया दे रहा है। आपने उस किराएदार को कहा मकान मालिक होने के नाते कि साहब अगले महीने से आपके मकान का किराया 2500 रुपये कर देंगे, आपकी इच्छा है तो रहो, नहीं तो खाली कर दो। वो कुछ नहीं बोला और ना मकान खाली किया। इसका मतलब क्या है? आप द्वारा बढ़ाया गया किराया स्वीकार है, और वो अगले महीने जब किराया देने आता था 2500 मांग के, और वो 2500 देने को बाध्य है, क्योंकि आपने तो सूचना दे दी थी कि भाई अगले महीने से किराया 2500 होगा, और उसने
कोई प्रतिक्रिया नहीं की, यानी न तो हाँ भरा न मना करा, न मकान खाली किया, न मकान खाली करने की बात की कि नहीं साहब मैं मकान ढूंढ रहा हूं, मैं मकान खाली कर दूंगा, मैं किराया 2,500 रुपये नहीं दे सकता। ऐसा कोई कार्य उसने नहीं किया, तो उसकी साइलेंस क्या मान ली गई? एक्सेप्टेंस मान ली गई। क्या ये स्थिति खरीदने और बेचने में भी लागू हो सकती है क्या? आप एक स्कूटर खड़ा, सेकेंड हैंड स्कूटर लेकर के खड़े हो और आपने अपने दोस्त श्याम मनोहर के सामने प्रस्ताव रखा कि स्कूटर मैं 10,000 में तुम्हें बेचना चाहता हूं। श्याम मनोहर कुछ भी नहीं बोला, चला गया। 10 दिन बाद आप वो स्कूटर श्याम मनोहर के घर ले जाकर के खड़ा कर देते और कहते 10,000 रुपये दे दे, तो क्या श्याम मनोहर उस स्कूटर को लेने के लिए बाध्य है क्या? नहीं। श्याम मनोहर ने हाँ भरी थी क्या? नहीं। तो आप ये तो नहीं कह सकते साहब आपकी साइलेंस है वो एक्सेप्टेंस है, नहीं है। तो हर मामले में साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। कुछ मामलों में साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जाता है, मौन को भी स्वीकृति माना जाता है। ये केस टू केस डिफर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो इस स्वीकृति के कुछ नियम है, नियमों का आधार है। मैं समझता हूं शायद आपको स्वीकृति समझ में आई होगी कि एक प्रस्तावक के द्वारा जब प्रस्ताव ग्रहीता के समक्ष रखा जाता है, प्रस्ताव ग्रहीता उस पर शर्त रहित और पूर्ण रूप से उसको स्वीकार करते हुए उसकी सूचना प्रस्तावक को देता है, चाहे वो स्पष्ट रूप से दे या गर्भित रूप से दे, निर्धारित समय में निर्धारित विधि का पालन करते हुए देता है, तो स्वीकृति है। अब लास्ट पॉइंट आता है, क्या स्वीकृति जो एक प्रस्ताव ग्रहीता ने प्रस्तावक को भेजी, क्या वो दी गई स्वीकृति वापस ले सकता है क्या? क्या स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है क्या? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इज इट पॉसिबल टू रिवोक माई एक्सेप्टेंस, रिवोक एसेंट? यस, स्वीकृति का खंडन भी सूचना द्वारा किया जा सकता है, लेकिन उसकी शर्त है, जो स्वीकृति की सूचना आपने प्रस्तावक को भेजी उस तक पहुंचने से पहले खंडन की सूचना अगर पहुंच जाए तो आपकी स्वीकृति रद्द हो सकती है, आपकी स्वीकृति वापस आहरित हो सकती है, खंडित हो सकती है, रिवोक हो सकती है। अगर आपके द्वारा दी गई स्वीकृति प्रस्तावक तक पहले पहुंच गई और उसने अपनी कार्रवाई चालू कर दी तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे ए ने बी को प्रस्ताव भेजा, बी ने स्वीकृति डाक द्वारा लिखित में पत्र डाल करके भेज दी, स्वीकृति भेज दी बी ने, लेकिन उसको बाद में विचार आता है या उसके पास में कोई दूसरा प्रस्ताव अच्छा आ जाता है तो वो सोचता है कि इसको अपन रद्द कर देते हैं। वो टेलीफोन करके या टेलीग्राम के द्वारा या ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप या एसएमएस के द्वारा प्रस्तावक को उसके द्वारा दी गई स्वीकृति को निरस्त करने की सूचना दे देता है, तो उसकी दी गई स्वीकृति खंडित हो जाएगी, क्योंकि निरस्तीकरण की सूचना स्वीकृति से पहले पहुंच गई। यदि साथ साथ भी पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में भी निरस्तीकरण की सूचना को पहला माना जाएगा। तो ये स्वीकृति किसे कहते हैं? धारा 2B में स्वीकृति के बारे में बात की गई है। स्वीकृति कौन दे सकता है, स्वीकृति देते समय किन किन नियमों का पालन करना है, यानी कब देनी है, कैसे देनी है, और क्या मौन भी स्वीकृति हो सकती है, और लास्ट स्वीकृति का खंडन, दी गई स्वीकृति को
वापस लेना, आहरित करना, ये सब बातें आपके एक्सेप्टेंस से संबंधित है। इसी एक्सेप्टेंस को एसेंट भी कहते हैं। इसलिए कई बार जब बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है, बड़े बड़े विचारक लोग बैठ करके बात करते हैं, जो विचारों से सहमत नहीं होते हैं, तो वो नोट ऑफ डिसेंट देते हैं। नोट ऑफ डिसेंट का मतलब है मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं। यह एसेंट वर्ड है, वो डिसेंट वर्ड है। तो ये प्रस्ताव एवं स्वीकृति। अब स्वीकृति की जब बात आती है तो उसके आगे एक वर्ड और आता है, सहमति। तो साहब स्वीकृति और सहमति तो एक ही चीज है, बिल्कुल एक ही चीज है। तो प्रस्ताव ग्रहीता जो स्वीकृति दे रहा है, उसने अपनी इच्छा से, होशो हवास से, रजामंदी से दी है या किसी दबाव में आकर के दी है? क्या उसको स्वीकृति देने के लिए बाध्य किया गया? क्या उसको स्वीकृति डरा धमका करके ली गई? क्या उससे स्वीकृति कुटिलता पूर्वक जालसाजी करके ली गई? ऐसा तो नहीं है। इसलिए जब आप शपथ पत्र देते हो कई बार तो उसके नीचे लिखते हो कि उपरोक्त बातें मैं पूर्ण होश हवास में, बिना किसी जोर आजमाइश के, बिना किसी बाध्यता के, बिना किसी अन्य कारणों से दे रहा हूं। यानी मैं होश हवास में दे रहा हूं, मतलब मुझे इनकी सब जानकारी है कि इससे मुझे क्या भला और क्या बुरा होने वाला है। यानी मैं विश्लेषण कर सकता हूं। मैं ये कोई दबाव में नहीं दे रहा हूं, मैं किसी के प्रताड़ना में आकर के ब्लैकमेलिंग करके नहीं दे रहा हूं। मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मैं पूर्ण होश हवास से दे रहा हूं या नहीं। तो स्वीकृति भी कैसी होनी चाहिए, सहमति भी कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट। तो अपन कल पढ़ेंगे फ्री कंसेंट। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 सेक्शन 5 में उसका वर्णन किया गया है। तो फ्री कंसेंट किसे कहते हैं और क्या क्या फ्री कंसेंट नहीं होती है। मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि आप किताबें जरूर पढ़ें। ये लॉ है, कानून है। इसलिए आप कानून के शब्दों में, वैधानिक शब्दों में जरूर पढ़ें। ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।